बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना तू अपना इरादा बदल, बस थोड़ी सी मेहनत कर ले, कभी भी किस्मत बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से आपके लिए एक हटकेदार सॉल्यूशन लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास एक सैमसंग J5 एक स्टडी केस आया था जो मैं लाइव स्टूडेंट के सामने वो फॉल्ट को प्रैक्टिकल सोल्व करके बताया है, जिसमें फॉल्ट था डिस्प्ले का, जो एमोलेड एलईडी था और कभी डिस्प्ले आ रही थी तो कभी डिस्प्ले नहीं आ रही थी, और आ रही थी वो भी सही नहीं आ रही थी। तो उसको मैंने सप्लायर को किस तरह से चेक करके ये प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, ये वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है। लंबा इसलिए होता है कि अगर मुझे सॉल्यूशन ही अगर आपको देना था तो मैं 5 मिनट में ये फॉल्ट को सोल्व करके आपके सामने बता देता था, लेकिन मुझे सॉल्यूशन के साथ आपको सिखाना भी है, और इतनी बेहतरीन तरीके से कि आप कोई भी मोबाइल को इस ढंग से सीखोगे तो बहुत ही अच्छे से आप अपना बिजनेस और अपनी रोजी रोटी अच्छे से कमा सकते हो, अपने दम पे खड़े हो सकते हो। यही मेरा मकसद है। दोस्तों, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट और आप सबको, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है और मेरे जितने भी फॉलोअर है, वो सबको एक सजेशन देता हूं कि कभी भी सीधा ब्लोअर या शोल्डर टच हाथ में मत लीजिए। पहले बहुत अच्छे से मोबाइल को समझिए, सर्किट को समझिए। सर्किट को समझने के बाद आप मल्टीमीटर से ट्रेसिंग करिए। ट्रेसिंग के बाद आप ब्लोअर को हाथ में लीजिए, क्योंकि सीधा सीधा ब्लोअर, अगर आपको सर्किट इतनी समझ में नहीं है और सीधा ब्लोअर लोगे तो हिट एंड ट्राई जितना हो जाता है, और वो कभी काम सक्सेस होता है, कभी नहीं होता है, और होता है तो भी टेम्परेरी होता है, उतना पूरा प्रॉपर बेस पे नहीं होता। इसलिए कभी भी आप सीधा ब्लोअर या सीधा शोल्डर हाथ में मत लीजिए। पहले फॉल्ट को फाइंड करिए, समझिए अच्छे से फॉल्ट को, उसके बाद ही आप शोल्डर हाथ में लीजिए। और मेरा हर एक वीडियो देख लो या तो हर एक सॉल्यूशन देख लो, मैं कभी भी ये चीज नहीं करता या तो इसको सपोर्ट नहीं करता कि सीधा शोल्डर लेके कोई चीज को मैं बदल दूं या रिपेयर कर दूं और आपको फॉल्ट सॉल्यूशन बताऊं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप वो फॉल्ट के जड़ तक जब तक आप ना पहुंच जाओ तब तक आप शोल्डर हाथ में मत लो। एक बार सर्किट को बहुत अच्छे से समझ लो। अगर आपको समझ है सर्किट तो मल्टीमीटर से उसको ट्रेस करो कहां फॉल्ट है। अगर सर्किट की समझ नहीं है तो स्केमेटिक को रीड करना सीखो। स्केमेटिक बहुत अच्छे से आप समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अच्छे से मल्टीमीटर का यूज कर सकते हो, और मल्टीमीटर का यूज करके आप एक फॉल्ट के जड़ तक पहुंच सकते हो। तो इस तरह से आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हो। और दूसरी बात की, देखो, ये जो अलग अलग मोबाइल के बोर्ड है, ये बोर्ड से डरो मत, इससे भागो मत। बहुत सारे टेक्नीशियन इसमें काम करने में अपने आप को डरावनापन महसूस करते हैं, तो उससे अगर डरोगे तो काम नहीं होगा। अगर आपको इससे काम करना है तो उससे दोस्ती बनानी पड़ेगी। ये चीज कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स ही डिवाइस है। देखिए, इससे आप खिलौनों की तरह अच्छे से खेल के आप उसको रिपेयर कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से स्टडी आपको करनी है। बस इसके डायग्राम पे जाओ, काम समझो, समझने के बाद ये आपका गुलाम बन जाएगा। आप जो भी जिस तरह से उसको खेलना चाहे आप खेल सकते हो, लेकिन चीज ऐसी है कि आपको जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक ये चीज आपको डराएगी। आपको ये आपके अंदर एक डर रहेगा कि इसको मैं काम करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज है, अगर आप कोई चीज को सीख रहे हैं तो उसको इतनी गहराई में जाके उसको समझिए, सीखे कि वो आपके लिए इजी बन जाए। तो ये जो चीज है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है, जो एक इंसान ने ही चीज बनाई है। अरे इंसान तो एक ऊपर वाले ने बनाया, जो हम आदमी है उसको रिपेयर कर लेते हैं, तो ये तो आदमी ने बनाई हुई चीज है। ये चीज तो हम 100% रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बस चीज ऐसी होती है कि हमें इसमें एक स्टडी करना होता है, एक अच्छे से स्केमेटिक के अंडरस्टैंडिंग जो है, आईसी की अंदर की जो फीलिंग है वो हमें समझनी होती है। तो बस वही चीज अगर समझ ले तो आपका काम है वो बहुत आसानी से हो जाता है। दोस्तों, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे फील्ड में, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियनों को मैं मिला हूं कि जितने कितने
सालों का तजुर्बा है, कितना सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बेस नॉलेज, स्केमेटिक का नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत सारे काम उसको दिमाग में बीतते नहीं है, या तो रिटर्न करना पड़ता है। तो बात ऐसी हो जाती है कि अगर बिना डायग्राम से हम सीख रहे हैं या तो हम बिना डायग्राम से काम कर रहे हैं, तो ऐसी चीज होती है कि हमारे पास आंख तो है, लेकिन आंख है फिर भी कुछ देख नहीं सकते हैं, आंखों से हम पैरालाइज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेसिंग में आपको जो लाइनें समझना है वो हम नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। हमारे पास कान तो है, लेकिन हम पैरालाइज है, नहीं सुन सकते। हमारे पास हाथ तो है, लेकिन पैरालाइज है, उसमें वो सारी चीज हम ट्रेस नहीं कर सकते। हमारे पास मल्टीमीटर है, लाखों का कोई टूल हमें दे दे, लेकिन नॉलेज नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज का एक ही समाधान है, बस एक स्केमेटिक समझ जाओ, उसका हर एक चीज, आप जो जो चीज से पैरालाइज हो वो सारी चीज है वो आपके सामने बहुत ही इजी से, आसान से आपके सामने खुल के आने लगेगी, आपके सामने सर्किटें उभर के आएगी अगर आप स्केमेटिक को समझ के काम करोगे। तो यही चीज है कि स्केमेटिक को है वो समझना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। तो वो किस तरह से है, आइए मेरे पास, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकता हूं। मेरे से ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हो या तो ऑफलाइन भी आप यहाँ आके भी कर सकते हो। बस स्केमेटिक ही मेन चीज है ये फील्ड में। और कोई भी चीज के अंदर तोड़ो इतना कि आपके लिए वो इजी बन जाए, और खुद को कंफ्यूज मत करो कि वो आपके लिए डिफिकल्ट बन जाए। मैं यहाँ स्टूडेंट लोगों को सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूं, उसको तोड़ के सिखाता भी हूं। स्केमेटिक डायग्राम बहुत ही इजी है, लेकिन उसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए आपको ये सारी चीज के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को सीखने के लिए ट्रेनिंग लेनी ही होती है। तो डायग्राम को अच्छे से समझिए, कोई शॉर्टकट, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक प्रोफेशनल बेस पे एक डॉक्टर अपने आप को कितना एक पढ़ने में मतलब अपना टाइम देता है, एक लॉयर ले लीजिए, एक सीए ले लीजिए, या तो एक इंजीनियर ले लीजिए, कोई भी अगर कोई प्रोफेशनल बेस पे है तो कहीं ना कहीं उसका बेस, उसकी स्टडी है, उसके दम पे ही वो अपने आप को खुद कुछ और लेवल पे लेके जाता है। तो मेरा बेस यही है कि बिना स्केमेटिक से कुछ भी नहीं है। कितने दिन तक आप शॉर्टकट पे भागते रहोगे, कितना बोर्ड पे मैं आपको शॉर्टकट बता सकता हूं। जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि ये जंपर कर दो, ये हो जाएगा, इस तरह से कर दो इसमें, तो ये बोर्ड कितने टाइम तक ये दुनिया में रहेगा? कल नहीं, आज है, कल तो वो चेंज हो जाएगा, तो फिर कल आपको किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये चीज ना हो के खुद अपने दिमाग से करो, खुद अपना बिजनेस है, खुद तो कुछ अपने आप के अंदर होनी चाहिए जो आप खुद की ही हो। तो ये सारी चीज करने के लिए ही एक डायग्राम होता है। डायग्राम कंपनी ने कुछ ऐसे ही नहीं दिया है, उसको समझो और उस पे फॉलो करके, उसके रूल्स को फॉलो करके बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप अपने एक बिजनेस में वो चीज को लेके आओ, और फिर देखो कि क्या रिपेयरिंग होती है। कुछ नहीं है, रिपेयरिंग बिल्कुल सही है, बस एक बार आपको ये सारी चीज को समझना पड़ेगा। आजकल बहुत सारा क्रेज है ईएमएमसी पे, बहुत सारा क्रेज है आईसीओ को निकालना लगाना। तो आईसी निकालना लगाना ये सारी चीज जो है वो आप एक कहीं से थोड़ा आइडिया भी ले लोगे तो आधा घंटे में आप कोई भी आईसी को उठा के रिबोल कर सकते हो। कोई भी आईसी को, वो रिबोलिंग का कुछ इस तरह से है ही नहीं, बस थोड़ा सा अगर आपको आइडिया मिल जाए तो आप बहुत बेहतरीन से आधे घंटे में रिबोलिंग कर लोगे। लेकिन स्केमेटिक कभी आधे घंटे में नहीं होता। अगर आपको लगता है कि 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग में एक फ्रेशर जो होता है वो संपूर्ण पूरा सीख जाता है, तो वो सिस्टम नहीं होती। हम कोई भी सिस्टम को 3 हिसाब से समझ सकते हैं। एक, बहुत ही अच्छा हमारे अंदर तजुर्बा होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छे से थियोरिकल ज्ञान होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए एक्सपीरियंस। तो कोई फ्रेशर होता है, कहीं भी क्लास लगाता है, तो बेहतरीन तरह से उसको एक अच्छे तरह से स्केमेटिक लेवल पे एक बार समझिए। उसके बाद अब अपने आप को 6 महीना और प्रैक्टिस में दीजिए, और बाद में देखिए आप किस तरह से कैसे टेक्नीशियन बन सकते हो। लेकिन जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसका एक्सपीरियंस है, वो लोगों को सीधा सीधा ही ये चीज सिस्टम को ये समझ लेते हैं और अपने आप को बेहतरीन तरह से वो अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये चीज है, तो देख लेते हैं। बहुत ही
ये वीडियो में आप देखो, बहुत ही एक स्केमेटिक के जरिए एक सप्लाई क्या होती है, किस तरह से उसको समझना होता है, कैसे सीखना होता है। ये वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताने का, समझाने का कोशिश किया है। देखिए, समझ लीजिए, और इस तरह से ही हमारे वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक भी करिए। तो चलिए हम समझ लेते हैं ये सैमसंग J5 जिसके अंदर जो फॉल्ट है, जो एक डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, किस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व किया जाता है, इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो चलिए हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आइए हम देख लेते हैं। हमारे पास अभी एक सैमसंग का J500 मतलब J5 मोबाइल है। इसके अंदर ग्राफिक एंड लाइट का फॉल्ट है, मतलब डिस्प्ले रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें एमोलेड एलईडी आती है तक, इसलिए इसमें लाइट और ग्राफिक दोनों एक साथ ही फॉल्ट बनते हैं। मॉडल नंबर आप देख सकते हो इसका, देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये। तो इसको जब हम ऑन करते हैं, ऑन तो हो रहा है मोबाइल, लेकिन स्क्रीन पे अभी कुछ नहीं आ रहा है। देखिए, एक बार हम डीसी मशीन से एक बार ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि जैसे मैंने डीसी मशीन से कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने में आप देख सकते हो डीसी मशीन में थोड़ा एम्पियर भी डायरेक्ट ले रहा है, तो मतलब थोड़ा लीकेज जैसा भी इसमें अंदर है। और मोबाइल थोड़ा इसके देखो आप, मैंने अभी डीसी मशीन में कनेक्ट किया, करंट डायरेक्ट थोड़ा ले रहा है 0.2 जितना, और पावर स्विच प्रेस करते हैं, देखिए ये ऑन हुआ। इसमें फॉल्ट ऐसा है, कभी कभी डिस्प्ले बनती है और कभी कभी नहीं भी बनती है, ऐसा भी प्रॉब्लम कभी कभी दिखाई दिया है। तो अभी मोबाइल तो ऑन है, लेकिन अभी स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे। कैसी कलर आप देखो, इस तरह से आती है, कभी कभी आती है, कभी नहीं आती है। देखो इस तरह से हो रहा है ऐसे। तो आइए हम देखते हैं उसके अंदर, उसका स्टेप बाय स्टेप उसके सप्लाई वोल्टेज मेजरमेंट करके, कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग करके कहाँ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए, इसको रिपेयर करने के लिए पहले हमें उसकी सब सप्लाई के बारे में आइडिया होना चाहिए। सब कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग तभी कर सकते हैं, उससे अब पहले हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसके स्कीमेटिक के सहारे से हम पूरा उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये स्क्रीन के में आप देख सकते हो आपके सामने, अभी यहाँ एक मैंने सैमसंग यही मॉडल का स्कीमेटिक ओपन किया हुआ है। उसमें ये डिस्प्ले कनेक्टर है, यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा उसको जूम करके देखते हैं। देखिए ये अभी एक कनेक्टर है, टोटल डिस्प्ले कनेक्टर टोटल 40 पिन का कनेक्टर है। अब ये जो 40 पिन का कनेक्टर है, उसके अंदर अलग अलग पिनों पे सप्लाई, उसका रीसेट, क्लॉक, सब सिग्नल और टच पैड का भी लाइन इसके अंदर ही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जब भी कभी ये मॉडल आपके पास आए तो आपको सबसे पहले सप्लाई से स्टार्ट करना है ऐसे प्रॉब्लम को। तो सप्लाई से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो सप्लाई होती है, इसके अंदर जो सप्लाई मिलेगी, ये VLCD 3 वोल्टेज की जो सप्लाई है, जो कि उसकी पिन नंबर 27 नंबर की पिन पे है, ये आप यहाँ देख सकते हो। ये सप्लाई से आपको स्टार्ट करना है 3 वोल्टेज। पहले जब पावर स्विच प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये सप्लाई हमें पहले मिलनी चाहिए, LCD कनेक्टर की पिन नंबर 27 नंबर पे। अगर ये सप्लाई मिल गई, उसके बाद हमारा पूरा ID लाइन, प्रोसेसर एक्टिव होगा, और हमें उसके बाद की सप्लाई, उसकी जो VI वो मतलब कि 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है, जो कि उसकी पिन नंबर 29 नंबर की जो पिन है, 29 पिन ये नंबर, यहाँ फिर हम सप्लाई चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज। तो ये दो सप्लाई मिलने के बाद हमारी जो बाकी की सप्लाई होती है, वो एक नेगेटिव 4 वोल्टेज की सप्लाई रहेगी, उसके बाद एक पॉजिटिव 4.6 वोल्टेज की सप्लाई रहेगी। ये उसकी 2, 4, 6 नंबर की पिन पे मिलती है, जबकि ये पिन 1, 3 और 5 नंबर की पिन पे मिलती है। और एक पिन जो रहेगी वो 7 वोल्टेज की सप्लाई रहेगी, 7.6 वोल्टेज की, जो कि हमारे 9 नंबर की पिन पे मिल रही है। तो सबसे पहले हम उसमें कौन सी सप्लाई चेक करेंगे? 3 वोल्टेज की सप्लाई, जो कि वो उसकी 27 नंबर की पिन से आ रही है। तो सबसे पहले डायग्राम के हिसाब से हम देखें तो
ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। देखिए इसमें पहले भी एलसीडी कनेक्टर चेंज किया हुआ है और ये जो एलसीडी कनेक्टर है उसकी 1 नंबर की पिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये इसका 1 नंबर है, ये 1 नंबर, तो ये 2 नंबर, इस तरह से ये 3 4 इस तरह से आप लेके जाओ तो 27 नंबर, मतलब यहाँ से आप 6 नंबर की पिन काउंट करोगे तो आपकी 27 नंबर होती है। 1 2 3 4 5 और 6 ये सप्लाई। और यहाँ से अगर 6 नंबर की आप लाइन लोगे तो 1.8 वोल्टेज की है और यहाँ से 7 नंबर की पिन लोगे तो वो 3.0 या 3 वोल्टेज की है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे 3 वोल्टेज। उसके लिए हम फिर से उसको डीसी मशीन से कनेक्ट करेंगे। ये डीसी मशीन से कनेक्ट करके पावर स्विच प्रेस करके ऑन करेंगे। ये देखो अभी ऑन हो गया है। अब वोल्टेज चेक करते हैं उसकी। ये नंबर की पिन 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर की पिन। कितना वोल्टेज आ रहा है अभी? 3 वोल्ट आ गए। 3 वोल्टेज बराबर। ये वोल्टेज तो आना चाहिए कि वो डायरेक्ट आना चाहिए क्योंकि वो आया है पावर आईसी से। लेकिन उसके बगल मतलब कि 29 नंबर की जो पिन है वहां वोल्टेज आपको 0 आ रहा है क्योंकि ये इसलिए वोल्टेज नहीं आ रहा है कि ये डिस्प्ले लगाने के बाद सीपीयू को जब आईडी मिलेगा, आईडी मिलने के बाद उसका एक एलडीओ से ये सप्लाई आ रही है। तो वो सप्लाई आपको चेक करने के लिए उसका जो एलडीओ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सप्लाई कब आएगी। उसके लिए फिर से हम इसको ऑफ कर देंगे और उसके बाद डिस्प्ले लगाएंगे। ये मैंने अभी डिस्प्ले लगा दिया है एलसीडी। अब ये वोल्टेज आपको चेक करने के लिए देखिए एक बार स्कीमेटिक में देख लेते हैं वोल्टेज कहां से आ रहा है। नेक्स्ट दोगे तो देखो ये यहाँ आपको एलडीओ मिल रहा है। ये जो है U6000 एक टाइप का एलडीओ है। ये एलडीओ को 2.1 वोल्टेज की इनपुट सप्लाई की है 4 नंबर की पिन पे। उसमें एक कैपेसिटर ग्राउंड किया है। उसका 3 नंबर पिन है, उसका ईएन पिन है। जब सीपीयू से उसको ईएन मिलेगा 1.8 जितना तो वो आपको 1.8 वोल्टेज आपको आउटपुट दे रहा है। उसकी 1 नंबर और 2 नंबर उसकी ग्राउंड है। तो ये एलडीओ हमारे बोर्ड में कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो हमारा बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर के बगल में एग्जस्ट इधर आप देख सकते हो छोटा सा इधर ये एलडीओ आपको दिखाई दे रहा है। उसमें एक कैपेसिटर यहाँ ग्राउंड हुआ है। ये कैपेसिटर मतलब आपका ये कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर। तो उसका वीडीडी वोल्टेज इनपुट पिन है इसकी ये नंबर जो इसका 4 नंबर है। तो इसका जो ग्राउंड नंबर है, ग्राउंड पिन ये है। तो उसमें जो ग्राउंड है उसकी कौन सी पिन है? 2 नंबर की पिन उसकी ग्राउंड है। और उसका इनपुट पिन है उस पे देखो ये जो कैपेसिटर है 4 नंबर की पिन, ये हम अगर देखें तो ये होती है उसकी 4 नंबर की पिन जहां कैपेसिटर ग्राउंड नहीं बताया है इधर। हम एक बार उसके जो आउटपुट और इनपुट वोल्टेज है पिन नंबर 4 और पिन नंबर 1 नंबर पे वो देखते हैं। उसके लिए फिर से हम मोबाइल को ऑन करेंगे। ये ऑन हो गया है। अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए ये एलडीओ है, उसका ये जो है 1 नंबर है। 1 नंबर उसका 1.8 वोल्टेज आना चाहिए, अभी आ रहा है। देखिए 1.8 आना चाहिए, ये आ रहा है। उसका इनपुट वोल्टेज अगर देखिए इधर तो उसका जो 3 नंबर है ये इसका ईएन है। अभी में जो देख सकते हो आप ये इसका ईएन है। 1.7 इसका ईएन है और ये इसका आउटपुट पिन है। मतलब हमारा जो एलसीडी पे 1.8 वोल्टेज की 29 नंबर की पिन पे जो सप्लाई आनी चाहिए वो सप्लाई भी अभी इधर आ रही है। तो अभी हमने एलसीडी कनेक्टर पे ये जो हमारा एलसीडी कनेक्टर है उसमें पिन नंबर 27 नंबर
और 29 नंबर की पिन पे हमने वोल्टेज चेक किया, जो कि वोल्टेज ओके आ रहा है। अब हम उसके मेन जो ड्राइवर वोल्टेज होता है, जो एक टाइप का इन्वर्टर सर्किट से बनते हुए ये वोल्टेज आता है, 3 टाइप की सप्लाई है, जिसमें एक -4 वोल्टेज की सप्लाई है, एक पॉजिटिव 4.6 वोल्टेज की सप्लाई है और एक 7 वोल्टेज की। तो ये जो तीनों सप्लाई है, वो सप्लाई कहाँ से आ रही है देखिए। तो यहाँ ये उसका जो पेज है, ये जो पूरा आपको भाग दिखाई दे रहा है, वो पूरा उसका बैकलाइट ड्राइवर सर्किट बोलो या ग्राफिक सर्किट बोलो या तो डिस्प्ले आईसी बोलो, कोई भी, ये सब कुछ इसके अंदर है। इसमें एक ये इन्वर्टर सर्किट है, इसका मतलब कि एक बूस्टिंग सर्किट है जो 3 टाइप की बूस्ट करती है, एक नेगेटिव सप्लाई और 2 पॉजिटिव सप्लाई में। तो ये कैसे काम करता है, जैसे ही आपने डिस्प्ले लगाया है, तब डिस्प्ले लगाने के बाद या इसी की 2 अलग अलग पिन पे डिस्प्ले से उसको EN मिलता है, जबकि उसकी 9 नंबर और 8 नंबर, ये 2 पिन आप देख सकते हो, 8 नंबर और 9 नंबर। डिस्प्ले लगाने के बाद ये 2 नंबर अलग अलग 2 पिनों पे उसको वोल्टेज जब मिलेगा, तब वो अलग अलग आउटपुट देगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ एक पिन नंबर 3 है, 3 नंबर से आपको आउटपुट मिलेगा 4.6 वोल्टेज, लेकिन ये आउटपुट ये कॉइल पे स्विचिंग होगा 1 नंबर पे, LX लिखा है 1 नंबर पे, जो कॉइल है उस पे स्विचिंग होते हुए उसका 3 नंबर आउटपुट पिन है। मतलब एक सप्लाई हमें ये यहाँ से 3 नंबर से आउटपुट मिलेगी, दूसरी एक सप्लाई हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ से, उसकी पिन नंबर जो आउटपुट लिखा है 10 नंबर उसके आउटपुट पिन है, वो 4 वोल्टेज नेगेटिव मिलेगा। उसके लिए स्विचिंग एक ग्राउंड कॉइल की गई है, बूस्ट कॉइल, यहाँ आपको ग्राउंड मिलेगी नेगेटिव सप्लाई बनाने के लिए। और इसके बाद आपको जो 3 वोल्टेज आउटपुट मिलेगा, जो आपका ये यहाँ से 13 नंबर की पिन से है, और उसकी बूस्ट कॉइल है उसकी 14 नंबर की पिन पे है। तो उसका अगर आप ट्रेसिंग करो तो आपको यहाँ, तो उसका अगर आप ट्रेसिंग करो तो आपको यहाँ मिलेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। स्क्रीन पे आप देखो तो ये जो आईसी है, ये आईसी पे डॉट दिया है, तो मतलब यहाँ से आपको क्या करना है, 1 नंबर स्टार्ट करना है। उसके बाद ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3, तो मैंने आपको डायग्राम में बताया, उस हिसाब से उसकी 3 नंबर पिन है ये, बरोबर। ये नंबर पे एक कैपेसिटर है, उसके बाद उसके बगल में यहाँ देखते हैं वो कॉइल है। तो वो जो चीज है यहाँ 3 नंबर पे, ये इसका आउटपुट है। ये मैंने कैपेसिटर जो आपको बताया कैपेसिटर है, और ये कॉइल है, और वहां से हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे ये वोल्टेज मिलता है। और उसके बाद जो दूसरी एक सप्लाई है वो हमें मिलेगी, उसकी हमें 10 नंबर की पिन पे, ये है इसका 10 नंबर की पिन, जो नेगेटिव सप्लाई कॉइल के हिसाब से मिलती है, और उसका बूस्ट कॉइल ये है। तो जो पिन नंबर 3 पे वोल्टेज मिल रहा है उसका बूस्ट कॉइल स्विचिंग के लिए ये कॉइल है, और जो पिन नंबर 10 पे जो वोल्टेज मिल रहा है ये कैपेसिटर से मिलेगा, लेकिन उसका यहाँ नेगेटिव मिलेगा, लेकिन उसका जो फिल्टर कॉइल है, जो मतलब बूस्टिंग कॉइल, ये कॉइल है। उसके बाद 7 वोल्टेज जो हमें मिलेगा ये कैपेसिटर से मिलेगा, मतलब 13 नंबर की पिन पे। लेकिन यहाँ जो स्विचिंग के लिए जो कॉइल यूज की गई है ये, और उसका 9 और 10 नंबर, सॉरी 9 और 8 नंबर इसका EN है, और EN आपको मिलेगा इधर। देखिए ये जो पिन दिखती है उसकी EN है। तो एक बार हम ये तीनों सप्लाई देख लेते हैं कि क्या ये तीनों सप्लाई हमारी ओके है, मिल रही है कि नहीं, क्योंकि हमने पहले 2 सप्लाई चेक की जो हमारी अलग अलग, एक LDO से और एक PMIC से आ रही थी, तो वो तो आ रही है। उसके बाद की सप्लाई हम देखेंगे, तो उसके लिए फिर से हम मोबाइल को स्विच ऑन करेंगे। ये स्विच ऑन हो गया है। देखिए एक बार वोल्टेज के लिए यहाँ से 1 नंबर है, ये 1 नंबर पे हमारा VPHV पावर वोल्टेज इनपुट हो रहा है। देखिए बैटरी जितना वोल्टेज इधर इनपुट हो रहा है। उसके बाद जो उसका आउटपुट है यहाँ है, ये कैपेसिटर पे जो हमें मिलना चाहिए करीब करीब 4 वोल्टेज पॉजिटिव जितना। लेकिन अभी देखो आप, यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये देखो अभी वोल्टेज इधर नहीं आ रहा है। उस हिसाब से आपका ये जो आउटपुट है ये 10 नंबर की पिन पे, यहाँ भी -4 आना चाहिए, लेकिन अभी इधर भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए आप डिस्प्ले देख रहे हैं, यहाँ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। उस हिसाब से यहाँ 7 वोल्टेज आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये तीनों नहीं आने का रीजन शायद हो सकता है उसको EN ना मिलता हो, क्योंकि AIC को जब तक डिस्प्ले से EN ना मिले तब तक AIC आउटपुट वोल्टेज नहीं बनाती है। तीनों एक साथ वोल्टेज आउटपुट नहीं बन रहे।
तो एक बार हम ईएन देख लेते हैं उसकी 8 नंबर की पिन पे। ये 8 नंबर की पिन है, उस पे अभी कितना वोल्टेज है नहीं है, क्योंकि अभी शायद स्लीप मोड में मोबाइल है। अभी फिर से हम एक बार पावर स्विच प्रेस करके यहाँ से स्लीप मोड से उसको बाहर निकालेंगे। तो ये मैंने फिर पावर स्विच प्रेस किया तो देखो ये वोल्टेज आ गया, ईएन वोल्टेज देखा कितना आ रहा है, 1.7 वोल्टेज आ रहा है। तो मतलब आईसी का ईएन बन रहा है, फिर भी आईसी अपना आउटपुट नहीं बना रही है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ वोल्टेज आना चाहिए, इधर वोल्टेज आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 4 वोल्टेज पॉजिटिव आना चाहिए। इस हिसाब से यहाँ भी वोल्टेज आना चाहिए, 4 वोल्टेज नेगेटिव आना चाहिए। इधर 4 वोल्टेज नेगेटिव आना नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि इसके अंदर पूरा फोकसिंग जा रहा है आईसी पे, क्योंकि इसके अंदर आईसी का इनेबल डिसेबल भी सही से हो रहा है। उसके बाद उसकी पॉजिटिव सप्लाई भी मिल रही है, फिर भी आईसी अपना आउटपुट नहीं दे रही है। तो एक बार हम इसकी जो आईसी है, जो इन्वर्टर बूस्टिंग आईसी, जो स्विचिंग आईसी है, उसको एक बार हम निकाल के दूसरी लगा के देखते हैं। तो चलिए हम एक बार वो आईसी को चेंज करके देख लेते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, ये जो आईसी है वो आईसी की इनपुट वोल्टेज वीपीएच वी पावर बैटरी की सप्लाई हमने देखी, तो उसको 3.8 वोल्टेज जितना मिल रहा था। उसके बाद हमने उसकी 8 नंबर पे हमने ईएन देखा, तो यहाँ ईएन 1.8 भी आ रहा था, मतलब कि वो डिस्प्ले की ओर से इसको ईएन भी मिल रहा है। फिर भी हमने 3 वोल्टेज देखा, और 3 में से कोई भी वोल्टेज हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। तो शायद हो सकता है कि हमारे आईसी में ही प्रॉब्लम है, तो वो हमें चेंज करके ही पता चलेगा। तो चलिए हम एक बार ये आईसी को रिमूव करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो आपको आईसी को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो हमारे जो बॉडी से इसको अलग करना पड़ेगा। कभी भी ध्यान रखिए कि बोर्ड पे कभी काम करना है तो उसकी कुछ जो एसेसरीज है, कोई बेल्ट है या तो कैमरा होता है, वो हमेशा बोर्ड से अलग रखना है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा हीट हो जाती है उसकी लेंस पे, तो हमारा कैमरा डैमेज हो जाने का मतलब खतरा रहता है। अब एक बार इसको आईसी को रिमूव करते हैं। आईसी को निकालने के लिए सबसे पहले पेस्ट लगाएंगे, और उसके बाद अभी ये आईसी को हमने बोर्ड से अलग कर दिया है, और सेम आईसी दूसरी भी हम यहाँ लगाएंगे। उसके लिए एक दूसरे स्क्रैप बोर्ड से हम निकालेंगे। ये निकल रही है। यही आईसी ये हमारे ये बोर्ड में एडजस्ट करेंगे। ये आईसी को लगाने से पहले एक बार हमने जो आईसी निकाली थी वो आप देख सकते हो, उसके कॉन्टेक्ट पे देखो ये कार्बन है, देखा, देखो ये ब्लैक कलर दिखाई दिया। उसको आपको हटाना, देखिए थोड़ा देखिए ये रहा, ये वजह थी जो आईसी काम नहीं कर, शायद वो आईसी भी चल जाए, क्योंकि यहाँ इसका प्रिंट ही देखो जल गया है। ये कार्बन है इसमें।
पे जो कार्बन है वो हटा के उस पे सोल्डर करना है। सोल्डर किस तरह से करना है देखो, पहले थोड़ा पीपीडी ले लो, ले लिया, दिखता है ना। उसके बाद उसको थोड़ा पेस्ट के साथ मिक्स कर लो। अभी ये इसी यहाँ लगा देते हैं, उसके लिए इसका एक नंबर मैंने ये आईसी चेंज कर दी है। अब हम एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। उसके लिए फिर से इसको हम कनेक्ट करेंगे। देखिए ये मैंने भी लगा दिया। अब हम एक बार हमारे डीसी मशीन से कनेक्ट करते हैं। देखिए अभी पहले डायरेक्ट करंट ले रहा था 2 एम्पियर जितना, मतलब 20-25 जितना। अभी एम्पियर भी लेना बंद हो गया, तो शायद हमारा फॉल्ट सोल्व हो गया है। अभी उसको पावर से प्रेस करके देखते हैं। देखिए ये मोबाइल अभी ऑन हो गया। इसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो आईसी का था, आईसी हमने चेंज किया। एक बार इसका वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं, जो हमने देखा था उस हिसाब से हमारी सप्लाई ओके मिलती है कि नहीं। देखिए तो देखिए सब सप्लाई चेक कर लेते हैं। सप्लाई चेक करने के लिए हमने देखा था कि हमारे यहाँ 7 वोल्टेज जितना आना चाहिए, बराबर। इधर वोल्टेज आना चाहिए 7, 6.9 आ रहा है। इधर वोल्टेज आना चाहिए नेगेटिव कितना आ रहा है 3.3 नेगेटिव माइनस, और यहाँ जो आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, और वोल्टेज पॉजिटिव। तो ये जो हमारी सप्लाई नहीं आ रही थी, ये सप्लाई ओके आ गई है, और ये हमारा मोबाइल भी अभी ऑन कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से कभी भी ग्राफिक इश्यू और एमोलेड के जो प्रॉब्लम आए, तो स्टेप बाय स्टेप आप चेक करोगे तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो देखा दोस्तों कि इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक सप्लाई को किस तरह से फाइंड करके एक स्केमेटिक के जरिए किस तरह से वो रिपेयरिंग समझा जाता है, किया जाता है, ये चीज इसमें बताई है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।